गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप सबको मालूम है, हम बैटल लास्ट जो हमने किया था वो बैटल ऑफ प्लासी थी। ठीक है, 1757 में। ठीक है, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है। उसमें क्या होता है कि जो मीर जाफ़र है वो रिसीव करता है और वो उसको हरा देते हैं, सिराजुद्दौला को। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम, और लास्ट में क्या होता है, इसका जो सन इन लॉ है उसको जो सीट मिल जाती है। ठीक है, तो उसके बाद वो जो जो कासिम है वो भी इरिटेट हो जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसीज़ थी, उनका जो बिहेवियर था टुवर्ड मीर कासिम, और उनका जो बिहेवियर टुवर्ड द ट्रेड पॉलिसीज़ वो बहुत इरिटेटिंग था। वो उनकी जो इन्वॉल्वमेंट थी, ठीक है, तो और वो ड्यूज़ ऑन टाइम दे नहीं पाता था। तो इसके कारण क्या था, जो मीर कासिम भी जो था, उसका सन इन लॉ मीर जाफ़र का, वो भी इरिटेट होकर उनके अगेंस्ट फाइट बैटल जो है वो कर देता है। और वो कौन सी बैटल होती है? बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, तो उसका इमीडिएट रीज़न आपको कॉज मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, इमीडिएट क्या थे? बिकमिंग, जैसे ही वो राजा बनता है, नवाब ऑफ बंगाल बनता है, जैसे ही वो मीर जाफ़र का जो बेटा था मीरा, वो तो मर जाता है। मीरा का आगे बेटा है और सन इन लॉ है। ठीक है, सन इन लॉ क्या बोलता है मीर जाफ़र का कि मैं बनूंगा, और मीर कासिम को कौन सपोर्ट करता है? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ऑब्वियसली जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्ट करेगी तो वही तो वेस्ट बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल, क्योंकि तब की सबसे पावरफुल जो कंपनी थी कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी मीर कासिम को नवाब ऑफ बंगाल, बट वह भी क्या एक पपेट की तरह ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके एक कठपुतली की तरह ही होता है। ठीक है, बट उसको वो अच्छा नहीं लगता। सबसे पहले जो काम करता है जो नवाब ऑफ मीर कासिम जो काम करता है वो क्या करता है, कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर इन बिहार शिफ्ट कर देता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कैपिटल को मुर्शिदाबाद, फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर को इन बिहार शिफ्ट करता है, तो आपको यह मीर कासिम ही शिफ्ट करता है। ठीक है, His another step recognize the bureaucracy with the men of his choice। ठीक है, तो ये देखिए, ये इसका मेन काम था। इसने क्या किया कि जो भी, अब देखिए, इसने चीटिंग की। पहले मीर जाफ़र ने चीटिंग की, किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ। फिर इसने चीटिंग की अपने जो फादर इन लॉ के साथ। अब इसको अपने जो फेथफुल हैं उन पे कैसे विश्वास होगा? खुद ही चीटिंग करके ही जो पदवी ली है, तो ऑब्वियसली इसको भी किसी पे कोई भी विश्वास नहीं होगा। इसीलिए इसने सारा रीमॉडल, जो आर्मी थी उसकी रीमॉडलिंग की। उसने वही इंसान को वहाँ पे रखा जो इसके फेथफुल थे, अदरवाइज उसने सबको निकाल दिया। इससे क्या हुआ, इसकी स्किल और एफिशिएंसी में इंक्रीमेंट हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मेरे को मालूम है ये मेरे को फेवर करेगा, ठीक है, तो मैं उसी इंसान को, ये नहीं जैसे मीर जाफ़र ने जो सिराजुद्दौला था उसको मालूम नहीं था इसका नीयत क्या है मीर जाफ़र की, उसने उसको चीफ आर्मी रखा। तो ऑब्वियसली वो चीटिंग करके, क्या उसको मालूम है मैंने राजा बनना है, तो वो उसको चीटिंग करता है और वो हार जाता है। तो ये काम जो है उसको मालूम है, अगर मैं यही काम करूँगा तो कोई ना कोई आगे चीटिंग करके मेरे को हरा कर कोई ना कोई बन जाएगा। तो उसने पहले काम ही यही किया कि उसने चॉइस, मैन ऑफ हिज चॉइस, उसने अपने चॉइस के ही इंसानों को अपनी आर्मी में भर्ती किया। ठीक है, तो ये इसका एक बड़ा कदम था टू वॉर्ड द, मतलब अपनी आर्मी के अगेंस्ट, आर्मी के फेवर में, सो दैट कि जो अगर कल को कोई युद्ध होता है तो इसके फेवर में ही कोई भी इसके अंदरूनी जो अपना घर का बेटी जो इसके अगेंस्ट ना हो। ठीक है, उसके बाद जो है, द कंपनी थॉट दैट द मीर कासिम इज वुड बी द आइडल पपेट फॉर देम। ठीक है, वो जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, वो ये सोचती है कि जो हमारे लिए आइडल पपेट जो है वो मीर कासिम ही रहेगा। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो मीरा के बेटे को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो मीर कासिम जो सन इन लॉ होता है उसको सपोर्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, राम नारायण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखें, प्रीलिम में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि राम नारायण कौन है। राम नारायण क्या है, डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार। ठीक है, जिसके कारण ये फाइट होते हैं, मतलब जो वन ऑफ द रीजन वाई नॉट रिस्पॉन्डिंग द रिपीटेड रिक्वेस्ट बाय द मीर कासिम। मीर कासिम क्या उसको बोलते, मीर जो राम नारायण है डिप्टी गवर्नर ऑफ द बिहार, ये राम नारायण ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा डिप्टी गवर्नर बनता है बिहार का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मीर कासिम उसको बोलता है कि जो अपने रेवेन्यू के अकाउंट्स हैं आप मेरे को सबमिट करें, दिखाएं क्या है, बट ये बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी उसको सबमिट नहीं करता है। तो ये इसके कारण ये चढ़ जाता है कि मैं अगर यहाँ का नवाब हूँ तो मेरे मेरे जो अधिकार हैं, मेरे जो मैंने अगर हुक्म दिया उसकी तामील होनी चाहिए, बट ये करता नहीं है। इसके बाद क्या होता है, क्योंकि इसको क्या सपोर्ट होती है, इंग्लिश आर्मी की सपोर्ट होती है। उसके बाद वो ये बिहेवियर जो मीर कासिम है, ये बिहेवियर को क्या टॉलरेट नहीं करता है। ठीक है, मीर कासिम डिड नॉट टॉलरेट हिज बिहेवियर। ठीक है, वो टॉलरेट नहीं करता है। ठीक है जी, तो ये आपको क्या है, ये आपको एक कहानी की तरह ही समझ, मैंने इसलिए ये जो आपको पढ़ा रहा हूँ एक कहानी की तरह पढ़ा रहा हूँ, सो दैट आपको याद रहे। एक लंबे समय तक अगर हम कुछ याद रखना चाहते हैं तो वो एक कहानी की तरह याद हो सकता है, अदरवाइज वो याद नहीं हो सकता। ठीक है, दिस लीड बिटवीन वॉर बिटवीन मीर कासिम एंड
ब्रिटिश आर्मी इन 1763, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 1763 में फाइट होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इंग्लिश गेंद विक्ट्री एट कवत, मुर्शिदाबाद, गिरिया, मुंगेर। क्या होता है, इंग्लिश और जो उसके बीच में मीर कासिम के बीच में फाइट होती है। तो शुरू से ही क्या इंग्लिश विक्ट्री करते हैं, कवत, मुर्शिदाबाद, गिरिया, मुंगेर। मीर कासिम क्या करता है, अवध को भाग जाता है, ठीक है। ये तो हार जाता है, मुर्शिदाबाद, गिरिया, मुंगेर जहाँ वो कैपिटल बनाता है, ये सब हार जाता है। और वो क्या, मीर कासिम क्या करता है, अवध के लिए भाग जाता है, ठीक है। और वहाँ पे अवध में जाके क्या करता है, कॉन्फिडेंशियली एक अलायंस करता है, किस किस के साथ, नवाब ऑफ अवध एंड मुगल अंपायर। और शाह आलम सेकंड जो था वो क्या था, उस टाइम का मुगल अंपायर था, ठीक है जी। तो उनके साथ जाके क्या करता है, वो एक सीक्रेट अलायंस करता है, ठीक है जी। तो सीक्रेट अलायंस करने के बाद क्या होता है उनको कि हम अगेंस्ट किसके फाइट करेंगे, हम अगेंस्ट करेंगे हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है जी। तो ये एक क्या हो गया, ये तीनों एक साइड और ब्रिटिश आर्मी एक साइड हो जाती है, ठीक है जी। उसके बाद हम ये जो फाइट होती है तो उसमें क्या होता है, फिर ये बैटल ऑफ जो बक्सर है, यही ये तीनों एक साइड जब हो जाते हैं तो उसी को जो बैटल ऑफ बक्सर कहा जाता है। तो ये जो कंबाइंड आर्मी है, मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम सेकंड, ये हार जाती है। और ये इसके अगेंस्ट कौन होता है, हेक्टर मुनरो, ठीक है। तो 22 अक्टूबर 1764 में ये हार जाते हैं हेक्टर मुनरो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की के जो आर्मी थी उसको लीड कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, क्या सिचुएशन, अब यहाँ पे एक तो सीधा जो मुगल अंपायर है, मुगल, वो भी इसके फेवर में हो गए ईस्ट इंडिया के, क्योंकि वो हार जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है जी, वो भी हार जाता है। उसके बाद नवाब ऑफ अवध, ठीक है जी, ये भी हार जाता है। यहाँ पे फ्रेंच को भी हरा देते हैं, फ्रेंच भी हार चुका होता है यहाँ तक आकर, डेंस भी हार गए होते हैं, पोर्चुगीज़ के साथ इनका समझौता हो गया होता है। तो ये देखिए सारा कुछ तो फेवर किसके चला गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ जो बैटल ऑफ बक्सर है, यहाँ से इनका जो हाफ ऑफ इंडिया, अब देखिए ये अब यहाँ से क्या करेंगे, साउथ की साइड जाएंगे और नॉर्थ साइड रहेंगे बस। और फिर क्या होता है कि 1849 तक क्या होता है, ऑल इंडिया इनके अधीन हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या था, एक बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी जो थी मेन फाइट्स थी, जिसके कारण क्या हुआ कि जो पूरा इंडिया धीरे 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 इनके अंदर अधीन होता गया, ठीक है। तो ये जो फाइट्स हैं ये इनके अगेंस्ट क्या होता है, एक ट्रिटी होती है, जब ये फाइट हार जाते हैं उसके बाद एक ट्रिटी होती है, ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद। वो कब होती है, अगस्त 1765, किस किस के बीच, मुगल एम्पायर शाह आलम सेकंड, ठीक है, एंड कौन किसके बीच में, अवध के जो राजा था उसके नवाब ऑफ अवध, ठीक है जी। और जो मीर कासिम है वो भाग जाता है, उसको शेल्टर नहीं मिलती है, वो पूरी ज़िंदगी फिर भागता ही रहता है, ठीक है जी। तो जो ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद है नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।